हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊष्मा यानी कि हीट के बारे में। फ्रेंड्स, आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर 11वीं 12वीं की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हम ऊष्मा यानी हीट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और बाद में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी कन्फ्यूज़न इस टॉपिक में नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से मेरी साइंस की वीडियो नहीं हो पा रही थी किसी कारणवश, अब आपको वीडियो मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, मैं भी चाहता हूँ आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, बस हिम्मत यहाँ टूट जाती है कि 33,000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी व्यूज़ कितने आते हैं, 100-150। तो यहीं से डीमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। मैं भी चाहता हूँ आपको एक प्रॉपर तरीके से जैसे पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाऊँ, सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊँ, बस यहीं से डीमोटिवेशन मिलता है कि वीडियो को लोग देखते नहीं हैं और सारी मेहनत बेकार जाती है। खैर कोई नहीं, अगर एक बंदा भी मेरी वीडियो से हेल्प ले रहा है तो मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन बस टाइम मिलेगा तो। बाकी आप ये ना समझें कि मैं यूट्यूब से बहुत पैसा कमा रहा हूँ। यूट्यूब से पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता है, बस 3-4 महीने में लगभग $100 हो पाते हैं। तो मेरा कोई पैसे से मकसद नहीं है, मेरा मतलब बस शौक़ है एक पढ़ाने का कि अपनी नॉलेज है इसके ज़रिए लोगों की हेल्प कर सकूं। आप लोगों के मैसेज आते हैं तो मुझे खुशी होती है, बस यही है और कुछ नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो और अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, वरना जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। तो फिर इन चीज़ों को साइड में रखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो बात करते हैं हम ऊष्मा यानी कि हीट के बारे में। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होती है, अर्थात जब किसी निकाय और उसके चारों ओर के परिवेश के मध्य जब उनके तापमान में अंतर होता है तो ऊर्जा का आदान प्रदान होने लगता है। ये आदान प्रदान ऊष्मा के रूप में होता है। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको ये समझ में ना आया हो, मैं आपको एक्सप्लेन करके आसान भाषा में समझा देता हूँ। जैसा कि हमने समझा कि ऊष्मा ऊर्जा का रूप है, अब बात करते हैं ऊर्जा क्या होती है। तो दोस्तों, किसी भी निकाय के अंदर कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब मान लो किसी भी वस्तु के अंदर उसकी गति के कारण कोई कार्य करने की क्षमता है तो उसे हम क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। और भी किसी निकाय के अंदर उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता है तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लो किसी भी निकाय के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण कार्य करने की क्षमता है तो उसे हम इलेक्ट्रिकल ऊर्जा कहते हैं। तो इसी तरह की तरह तरह की ऊर्जाएँ होती हैं। अब इसमें क्या होता है? ऊष्मा में यानी कि हीट में अगर किसी निकाय में ताप अंतर के कारण कार्य करने की क्षमता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हीट यानी कि ऊष्मा कहते हैं। बस आपको इतना सा पॉइंट ध्यान रखना है, किसी भी निकाय में ताप अंतर के कारण किया गया कार्य क्या कहलाता है? ऊष्मा कहलाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊष्मा की वो मात्रा जो निकाय ग्रहण करता है उसे हम धनात्मक ऊष्मा कहते हैं। कहने का मकसद ये है, कोई हमारा निकाय अगर ऊष्मा ग्रहण कर रहा है कार्य करने के लिए तो उसे हम क्या कहेंगे? धनात्मक ऊष्मा यानी कि पॉजिटिव हीट। नेक्स्ट क्या है? जो ऊष्मा परिवेश ग्रहण करता है उसे हम ऋणात्मक ऊष्मा कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी निकाय है हमारा और वो ऊर्जा को रिजेक्ट कर रहा है यानी कि उत्सर्जित कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब वो उत्सर्जित करेगा तो उसे ग्रहण कौन करेगा? इन्वायरमेंट यानी कि परिवेश। तो परिवेश अगर ग्रहण करेगा उस चीज़ को, उस सारी ऊष्मा को, तब निकाय की ऊष्मा कैसी होगी? ऋणात्मक ऊष्मा यानी कि निगेटिव हीट। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊष्मा के मात्रक के बारे में। तो ऊष्मा के मात्रक जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन मात्रक को आप ध्यान ज़रूर रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊष्मा के कुछ मात्रक और देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलोरी का, एक्सप्लेन करते हैं कैलोरी का मतलब क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये क्या होता है? ऊष्मा की वो मात्रा जो 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है उसे हम 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास जल या वाटर है, कुछ है और उसका ताप 1 ग्राम है, 1 ग्राम के 1 ग्राम जल के तापमान को 1 ग्राम जल के तापमान हम 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जितनी भी हमारी हीट खर्च होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी ऊष्मा। तो आपको ये कैलोरी क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद करता हूँ मैं ऐसा। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी।
अब ये क्या होता है, ऊष्मा की वो मात्रा जो 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। तो ऊपर वाले और नीचे वाले में डेफिनेशन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस यहाँ पर क्या है, 1 ग्राम जल का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी ऊष्मा। तो आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटिश थर्मल इकाई यानी कि BTUH। अब इसमें क्या होता है, ये ऊष्मा की वो मात्रा है जो 1 पाउंड जल का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है, इसे हम एक ब्रिटिश थर्मल इकाई कहते हैं। तो बस इसमें क्या, द्रव्यमान जो अभी हम ग्राम में ले रहे थे, यहाँ पर हम किस में ले रहे हैं, पॉइंट में। तो 1 पाउंड जल का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, अभी क्या किस में ले रहे थे हम तापमान को, डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पर हम किस में ले रहे हैं, फ़ारेनहाइट में। बस इतना सा फ़र्क है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि 1 पाउंड जल का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहेंगे, एक ब्रिटिश थर्मल इकाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विभिन्न इकाइयों के मध्य पारस्परिक संबंध। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.186 जूल। तो ये आप रट लें, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कोई भी एग्जाम आप देंगे तो आपको ये इससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 जूल। तो 1 कैलोरी के जब हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, 0.24 कैलोरी, यानी कि 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। तो ये इससे ही निकल के आया है, अगर आपको ये पता है तो आप इससे निकाल सकते हैं डिवाइड करके। नेक्स्ट है 1 किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी यानी कि 1000 कैलोरी। तो 1000 कैलोरी, इसमें हम जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारा ये आ जाएगा 4186 जूल। तो 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होंगे, 4186 जूल। नेक्स्ट हम देखते हैं एक ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई। तो आप इससे ज़रूर ध्यान रखें, ये थोड़ा नया भी हो सकता है आपके लिए, और आप ज़्यादातर लोग इसके बारे में पढ़ते भी नहीं हैं, तो आपको इसे ध्यान रखना है। 1 BTUH बराबर कितना होता है, 252 कैलोरी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब इन्हें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1 थर्मल। तो ये कितना होता है, 1 थर्मल बराबर 1 लाख ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई यानी कि BTHU। तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट की। फ्रेंड्स, आपको लगता होगा कि मैंने आपको तापमापन के बारे में नहीं बताया, यानी कि थर्मल मेजरमेंट का एक टॉपिक है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसमें आप उसे लेकर परेशान ना हो, वैसे चाहता तो इसी में इंक्लूड कर सकता था, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो तमाम तरह के जिससे टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है उसके जितने भी हैं सबको बताएंगे, और तापमान को कैसे कन्वर्ट करा जाता है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, तो उसके बारे में सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करे जाएंगे इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाकर। तो उसे लेकर आप परेशान ना हो। तो हम बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट के बारे में। अब ये क्या होता है, पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होने वाली ऊष्मा की मात्रा को हम उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, मान लो आपके पास जल है, कितना भी टेम्परेचर पे है, अगर उसका हम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, यानी कि 100 से 101 कर रहे हैं, 101 से 102 कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा हम खर्च कर रहे हैं 1 ग्राम जल के तापमान का 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहेंगे, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं पर आपको सी भी देखने को मिल सकता है। तो इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखें, फॉर्मूले से आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल मिल सकता है या डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो ये क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा Q बराबर MS डेल्टा T, जहाँ पर Q क्या है, पदार्थ को दी गई ऊष्मा की मात्रा है, M क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान है, और डेल्टा T क्या है, तापमान में होने वाली वृद्धि।
तो आप ये भी मान सकते हैं कि तापमान में अंतर हो सकता है, या वृद्धि के जो अंतर होगा यानी कि T1 माइनस T2 से निकाला जाएगा इसका, तो उसे अंतर या वृद्धि मान सकते हैं, जो भी हो। तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक के बारे में। तो इसका मात्रक तो आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, पहले मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, जिससे आपको अगर भूल भी जाएँ तो आप आसानी से निकाल पाएँ। तो इसका फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया, Q बराबर MS डेल्टा T। अब हमें मात्रक किसका निकालना है? एस का, यानी विशिष्ट ऊष्मा का। तो किस तरीके से इसे लिख सकते हैं? एस बराबर, जब हमसे इस तरह से लिख सकते हैं, एस बराबर Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। तो Q का मात्रक क्या होगा? जूल। M का क्या होगा? किलोग्राम या ग्राम, जो भी हो। और अगर हम M के एस में लेंगे तो इसे लिखेंगे जूल, और M को लिखेंगे किलोग्राम, और डेल्टा T को केल्विन में। तो इसका मात्रक क्या निकल के आ जाएगा? जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। तो इसका ये MKS या SI मात्रक है, तो आप इसे ध्यान रखें। ये ज़्यादातर यूज़ होगा आपके न्यूमेरिकल के लिए। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा का सर्वाधिक मान गैसों के लिए तथा द्रवों के लिए सबसे कम होता है। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? अगर हम किसी गैस का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा रहे हैं, तब हमें ऊष्मा की मात्रा अधिक खर्च करना होगी, लेकिन द्रवों के लिए क्या होगी? कम खर्च करना होगी। आपके पास एक गैस है, एक द्रव है, तो द्रव का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो हमारी विशिष्ट ऊष्मा का मान कम खर्च होगा, लेकिन गैस का मान अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक खर्च होगा। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसों में तथा अन्य सभी पदार्थों में हाइड्रोजन के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। यानी कि हाइड्रोजन का 1 डिग्री सेल्सियस मान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा सबसे अधिक होगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है हाइड्रोजन के बारे में। नेक्स्ट है द्रवों में पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा का मान बहुत अधिक होगा। तो ये भी ध्यान रखें, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा। तो इसमें मात्रा का ध्यान रखें, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में है। तो पानी के लिए कितना होता है? 1, अल्कोहल के लिए 0.60, बर्फ़ के लिए 0.50, तारपीन के तेल के लिए 0.42, एल्युमिनियम के लिए 0.21, कार्बन के लिए 0.17, शीशे के लिए 0.03। तो ये विशिष्ट ऊष्मा के मान थे, चाहें तो आप ध्यान रख सकते हैं, बट आपको ये तो ध्यान रखना ही है सबसे अधिक द्रव्यों में किसका होता है? जल का। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट के बारे में। अब ये क्या होती है? स्थिर तापमान पर किसी पदार्थ की सिर्फ अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अभी क्या था? अभी हम जो देख रहे थे विशिष्ट ऊष्मा के बारे में, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा रहे थे। लेकिन गुप्त ऊष्मा में क्या करते हैं हम? मान लो आपके पास जल है, जल से आप भाप बनाना चाह रहे हैं। जल क्या है? द्रव है। द्रव से आप गैस में बदलना चाह रहे हैं, तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा खर्च होने के लिए उसी को हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। अगर आप ठोस से द्रव बनाना चाह रहे हैं तब भी आपको गुप्त ऊष्मा खर्च करनी होगी, या फिर आप द्रव से गैस में परिवर्तित कर रहे हैं तब भी आपको गुप्त ऊष्मा का यूज़ करना होगा। तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान m, गुप्त ऊष्मा L हो, तो उस पदार्थ द्वारा एक निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में ली गई ऊष्मा की मात्रा तो कितनी होती है? Q बराबर ml, जहाँ पर Q क्या है? Q क्या है? दी गई ऊष्मा की मात्रा है। M क्या है? गुप्त ऊष्मा। नहीं, M क्या है? द्रव्यमान है। L क्या है? गुप्त ऊष्मा। तो आप इसे ध्यान रखें। गुप्त ऊष्मा को आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम इसे इस तरह से लिखें, Q L बराबर Q अपॉन M, यानी दी गई ऊष्मा को हम द्रव्यमान से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? गुप्त ऊष्मा। तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन मुख्यतः 2 प्रकार से हो सकता है। तो उसे हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। तो पहला क्या है? गलन की गुप्त ऊष्मा।
नेक्स्ट क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो इनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। तो इसमें क्या होता है, स्थिर तापमान पर गलन की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वो मात्रा है जो किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। फ्रेंड्स, गलन की गुप्त ऊष्मा में क्या होता है, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, गलन यानी कोई ठोस है, ठोस को हम द्रव में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि हम अवस्था में परिवर्तन करना है। तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा। जैसे कि हम बर्फ़ को द्रव में, बर्फ़ को जल में हम परिवर्तित करेंगे, तब क्या होगा, गलन की गुप्त ऊष्मा। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बर्फ़ से जल का बनना 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है तथा बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि अगर हमें जो बर्फ़ है, हमारा बर्फ़ को अगर हमें जल में परिवर्तित करना है तो हमें कितनी ऊष्मा की मात्रा चाहिए, 80 कैलोरी प्रति किलोग्राम। यही क्या होगी, हमारी गुप्त ऊष्मा। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि 1 किलोग्राम बर्फ़ को जल में परिवर्तित करने के लिए हमें 80 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ नहीं होता है, बस ये जो अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है, यही क्या होती है, गुप्त ऊष्मा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो आप इसे नाम से ही समझ सकते हैं, वाष्पन यानी कि वाष्पित किया जाएगा। किसी पदार्थ का स्थिर ताप पर द्रवीय अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कहने का मकसद ये है, अगर जल है, जल को हम गैस में या वाष्प में बदल रहे हैं, तो जो हमारी ऊष्मा की मात्रा खर्च होगी उसे हम क्या कहेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जैसे पानी के वाष्पन के लिए, अर्थात पानी से भाप में परिवर्तित करने के लिए 529 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। चूँकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान बहुत अधिक होता है, यही कारण है कि 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से जलन की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से जलना हमें तीव्र जलन पैदा होती है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाप से जलना और पानी से जलना तो किससे ज़्यादा कठिनाई होती है, तो भाप से जलना, क्योंकि भाप में क्या होता है, गलन की गुप्त ऊष्मा। तो उसके पॉइंट को आप ध्यान भी रखें कि कितनी होती है भाप में, पानी से भाप में परिवर्तित होने के लिए 529 किलो कैलोरी, यानी जल को भाप में बदलने के लिए 529 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊष्मा का संचरण यानी कि मोड ऑफ हीट। ऊष्मा का किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाने को ऊष्मा का संचरण या ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। ऊष्मा के संचरण का मान माध्यम के प्रकार तथा अणुओं के मध्य होने वाली गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। तो सबसे पहला आता है चालन यानी कि कंडक्शन, नेक्स्ट आता है संवहन यानी कन्वेक्शन, नेक्स्ट आता है विकिरण यानी कि रेडिएशन। तो इनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चालन यानी कंडक्शन के बारे में। अब इसमें क्या होता है, ऊष्मा के संचरण की इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण माध्यम के अणुओं के परस्पर संपर्क के कारण होता है। इसमें ऊष्मा का माध्यम के एक अणु से निकलकर दूसरे अणु को मिल जाती है। ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा केवल ठोसों में होता है। तो अभी आपको जो मैंने बताया है, आपको हो सकता है समझ में ना आया हो, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ क्या होता है इसमें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ऊष्मा का चालन, जो ऊष्मा का स्थानांतरण ठोसों में किस तरह से होता है, चालन के द्वारा। मान लो आपके पास ये ठोस है। अब आप सभी जानते हैं जितनी भी दुनिया में चीज़ें बनी सब कणों से मिलकर बनी हैं, तो इसके कण नज़दीक नज़दीक होंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसे हीट किया यानी गर्म किया। तो सबसे पहले मेरा कौन सा पार्टिकल गर्म होगा, सबसे पहले मेरा ये वाला पार्टिकल गर्म हो गया। उसके बाद ये पार्टिकल जिसके टच में होगा वो उसे हीट दे देगा।
तो ये इसे देगा इसी तरह से, क्योंकि इसे अपनी जगह से हटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके सारे टच में हैं, जो टच में है उसे आसानी से ऊष्मा का स्थानांतरण कर सकता है। तो ये वाला इसे देगा, ये इस वाला इसे दे देगा। इसी तरीके से अगर यहाँ और पार्टिकल ये कण होते तो इसे दे देता, यहाँ पर और होते तो इसी तरीके से हमारी पूरी कोई भी, मान लो ये एक छड़ के रूप में होती तो छड़ इसी तरीके से गर्म हो जाती, यानी छड़ का पहले ये वाला सिरा गर्म होता। इस तरीके से पार्टिकल अणु जो इसके कण हैं एक एक करके ऊष्मा का स्थानांतरण करते रहते हैं। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि चालन में ऊष्मा के कण अपनी जगह को नहीं छोड़ते हैं। फ्रेंड्स, चालन में पदार्थ के अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, यानी कि एक अणु दूसरे अणु में ऊष्मा का स्थानांतरण अपनी जगह पर रहकर ही कर देता है। तो चालन में यही सब होता है, बाकी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम उदाहरण इसके देख लेते हैं। जब हम किसी धातु की छड़ को एक सिरे से पकड़कर दूसरे से को ऊष्मा देते हैं, कुछ समय बाद दूर वाला सिरा भी गर्म होने लगता है तथा धातु की छड़ अपनी पूरी लंबाई में गर्म होने लगती है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही बनाकर, इसी तरीके से इसमें इस छड़ के सिरे से ऊष्मा प्रभावित की जाती है और धीरे 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 इस पॉइंट पर पहुंच जाती है। इसी तरीके से पूरी छड़ गर्म हो जाती है। तो ये किस विधि से होगा? चालन से होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं संवहन यानी कन्वेक्शन की। अब इसमें क्या होता है? ऊष्मा संचरण की इस विधि में ऊष्मा का संचरण कणों की स्वयं के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। जब हम किसी द्रव पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा के कारण द्रव का तापमान परिवर्तित होने लगता है। संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल द्रवों और गैसों में हो पाता है। ये विधि ठोसों के लिए प्रभावी नहीं होती है। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि हमने देखा था कि ठोस के कण आपस में बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, लेकिन द्रवों और गैसों में जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। मान लो ये हमारा कोई द्रव है और इसमें जो कण हैं दूर दूर बने हुए हैं, इस तरह से दूर दूर हैं। अब हमने जब इसे हीट दी, यानी कि ऊष्मा हम प्रभावित करेंगे। अब हमने ऊष्मा जब यहाँ से प्रभावित की तो सबसे पहले ये इसमें ऊष्मा गई, यानी कि इसका तापमान बढ़ा। जब इसे इसका तापमान हुआ, हाई हुआ, तो इसने क्या करा? इसने मूव करना स्टार्ट किया, यानी कि चलना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ये चला तो इसकी ओर को चला तो इससे टकराया, इसने अपनी ऊष्मा का स्थानांतरण इस कण को कर दिया। अब क्या हुआ? इसके अंदर हीट यानी कि ऊष्मा आ गई, तब ये भी चल दिया। तो ये अगले वाले से स्थानांतरण यानी कि अगले वाले से टकराकर अपनी ऊष्मा का स्थानांतरण इसे कर दिया। नेक्स्ट इसी तरह से इधर को चला। जो रैंडम कण घूमते होंगे इसी तरह से मूव करते हुए एक कण से दूसरे कण में ऊष्मा का स्थानांतरण करते रहेंगे। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो कण होंगे ऊष्मा का स्थानांतरण अपनी जगह छोड़कर अपने यानी मूव होकर करेंगे। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किस विधि में ऊष्मा का संचरण कण ऊष्मा का स्थानांतरण अपनी जगह से परिवर्तित होकर करते हैं? तो किस में करते हैं? संवहन में करते हैं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसमें कण क्या होंगे? ऊष्मा लेकर खुद जाते हैं और ऊष्मा का स्थानांतरण कर देते हैं। इसी तरीके से पूरा द्रव हमारा गर्म हो जाएगा, यानी यहाँ से ऊष्मा दी जाएगी और यहाँ तक पहुँच जाएगी। उदाहरण देख लेते हैं। वायुमंडल में बादलों का बनना संवहन क्रिया के द्वारा ही बनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी बर्तन में पानी डालकर उसे गर्म करते हैं तो पानी के गर्म होने की क्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका संवहन की निभाता है, जिसके फलस्वरूप पानी गर्म होने लगता है। जैसा कि मैं आपको उदाहरण देके बता भी चुका हूँ किस तरह से संवहन में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडिएशन यानी कि विकिरण की। अब इसमें क्या होता है? ऊष्मा संचरण की इस विधि में ऊष्मा का संचरण बहुत तीव्र गति से होता है तथा ऊष्मा की इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश ऊष्मीय विकिरण के रूप में ही पहुंचता है। तो कहने का मकसद ये है, अभी जो हमने चालन और संवहन में देखा था, वहाँ पर क्या हो रहा था? कण ऊष्मा लेकर एक दूसरे से टच होकर कर रहे थे चालन में, और संवहन में क्या कर रहे थे? संवहन में कण खुद ऊष्मा को लेकर जा रहा था, दूसरे से टकराकर ऊष्मा का स्थानांतरण कर रहा था। वहाँ क्या था? माध्यम की ज़रूरत हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है? एक कण मान लो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ऊष्मा का ना तो ये एक दूसरे टच में है और ना ही ये एक दूसरे के लिए
एक दूसरे के पास मूव करके जाएंगे जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण कर सकें। ये बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण कर देते हैं। किस विधि में? विकिरण विधि में। जैसा कि सूर्य है, सूर्य से जो हम यहाँ खड़े हैं और जो सूर्य से हमें हीट मिल रही है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। यहाँ कोई माध्यम की ज़रूरत तो नहीं है, कोई कण तो ऐसा तो नहीं है कि सूर्य से ऊष्मा लेकर जा रहा है और आपको दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है ऊष्मा का स्थानांतरण करने के लिए। तो इस विधि में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होते ऊष्मा का स्थानांतरण करने के लिए। तो इसी विधि क्या कहलाती है? विकिरण। उदाहरण देख लेते हैं। जब हम अपने हाथों को आग के पास रखते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता है, जबकि हमारे हाथ आग से काफ़ी दूर होते हैं। ऐसा ऊष्मीय विकिरण के द्वारा हमारे अपारदर्शी हाथों में संपर्क में आने के कारण होता है और हम विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए। आप इसे एकदम मैं तीनों एकदम आपको समझा देता हूँ। जैसा कि आपके पास ये चाय बन रही है, तो चाय है, चाय की केतली रखी है, तो सबसे पहले जो कंडक्शन से जो हीट मिलेगी, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं जो हमारा बर्तन होगा वो क्या होगा? ठोस होगा। जैसे ही आपने इसे हीट देना स्टार्ट करी तो ये जो ठोस होगा वो इस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण कर लेगा और ये द्रव में पहुंचेगा। तो द्रव का एक सिरा धीरे 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 इस तरह से गर्म हो जाएगा, यानी कि इसके कण दूर दूर होंगे। एक कण में ऊष्मा आएगी तो वो दूसरे से टकराएगा, इसी तरीके तीसरे से टकराएगा और पूरा द्रव गर्म हो जाएगा। ये तो बात किसकी थी? कन्वेक्शन की। अब रेडिएशन में क्या होगा? रेडिएशन में जो इससे भाप निकल रही है, तो ये रेडिएशन के द्वारा यहाँ पर जो भी कोई वातावरण में जो ऊष्मा जा रही है वो किसके द्वारा जा रही है? रेडिएशन कारण। अब आपने देखा होगा इस तरह का एक हत्ता होता है, ये हत्ता गर्म क्यों पड़ जाता है? तो जो यहाँ की ऊष्मा है वो इससे जाती है। यहाँ कोई माध्यम तो नहीं है, बगैर किसी माध्यम की गर्म पड़ रही, तो ये किसके कारण गर्म पड़ जाता है? ये रेडिएशन यानी विकिरण के कारण गर्म हो जाता है। तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चायदानी का हत्ता किस कारण गर्म हो जाता है? तो आपको ध्यान रखना है विकिरण के कारण यानी कि रेडिएशन कारण। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी सब क्लियर हो चुका होगा। फ्रेंड्स, अब हमने जो भी पढ़ा अब हम उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन की आप खुद भी प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जहाँ कहीं कंफ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, पढ़ने को तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। अगर आप नीट की या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है? तो मैंने आपको बताया था विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च किसमें होता है? जल में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए लगी ऊष्मा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर MS डेल्टा टी। इसको हम क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा बहुत ज़्यादा हमारे लिए हाई मतलब कष्टदायक होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये नियम है। फ्रेंड्स, ये किसका नियम है? आप ध्यान रखें, ये किरचॉफ का नियम है। जो भी जितने भी अच्छे उत्सर्जक होंगे उतने ही अच्छे अवशोषक होंगे। कहने का मकसद ये है, कोई भी अगर अच्छा उत्सर्जक यानी हीट को बहुत जल्दी उत्सर्जित कर ले रहा है तो वो उतना ही अच्छा हीट को अवशोषित करेगा। तो ये नियम किसका नियम है? किरचॉफ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक क्या है? पारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इनमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। फ्रेंड्स, बोलोमीटर से क्या मेज़र किया जाता है? ऊष्मीय विकिरण को।
तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कैसी होती है? अधिक होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो कौन है इनमें? पारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, पारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, किलो कैलोरी ये भी हमारा ऊष्मा का मात्रक है, जूल भी हमारा ऊष्मा का मात्रक है, डिग्री सेल्सियस किसका है? तापमान का। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? ए, W/Q/J। तो जो कार्य होता है W बराबर कितना होता है? JQ। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। फ्रेंड्स 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 10⁻³ जूल। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा के संचरण की विधि है चालन यानी कंडक्शन, संवहन यानी कन्वेक्शन, विकिरण यानी कि रेडिएशन। तो तीनों ही ऊष्मा संचरण की विधि है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक सौंप नहीं जाते हैं? तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, जो ठोस में अणु होते हैं पास पास होते हैं, यानी कि ऊष्मा स्थानांतरण करने के लिए इन्हें अपनी जगह से नहीं जाना पड़ता है, तो ये ऊष्मा एक कण से दूसरे कण में देते रहते हैं। तो ये किस में होता है? चालन में यानी कि कंडक्शन में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? फ्रेंड्स द्रवों तथा ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन यानी कि कन्वेक्शन के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो पदार्थ के कण होते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण अपनी जगह से मूव करके यानी कि अपनी जगह को परिवर्तित करके करते हैं। तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है तो चालन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण, किसके कारण होता है? संवहन के कारण। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो मैंने आपको बताया था विद्युत केतली में जो पानी गर्म होगा यानी चाय जो बन जाएगी वो किसके कारण बनेगी? संवहन के कारण। और केतली गर्म किसके कारण होगी? तो चालन के द्वारा। और जो उसका हत्ता पूछा जाता है कि इस तरह केतली होती है, ये हत्ता किस कारण गर्म होगा? तो ये किसके कारण होगा? विकिरण के कारण। तो इसमें से कोई भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप आसानी से बता पाएंगे। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? तो ऊष्मा का स्थानांतरण जो सूर्य से आता है किसके कारण होता है? विकिरण के कारण। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स ये था फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हीट यानी कि ऊष्मा। तो इसमें हमने ज़्यादा डीप में नहीं देखा है, हमने केवल उतना ही देखा जितना हमारे एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और अगर आप 11th-12th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या हाई स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए यूज़फुल नहीं होगी। तो इसमें मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ऐसी अगर मोटिवेट करते रहें और ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो मैं आने वाले टाइम में खूब अच्छे से लेक्चर, खूब अच्छा जो प्रॉपर तरीका होता है वैसे पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बोर्ड लगाऊँगा अपना। बट आप लोगों के सपोर्ट के बगैर ये नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जो पढ़ाने का प्रॉपर तरीका होता है वैसे आपको पढ़ाऊँगा। क्योंकि फ्रेंड्स यूट्यूब पर सब लोग ट्रेलर देख के अपना पेड कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ ऐसा कोई पेड वाली कोई सीन ही नहीं है। अपने को जो पढ़ाना है फ्री पढ़ाना और शौक़ में पढ़ाना, कोई ऐसा नहीं है कोई पैसा वैसा मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को आप लोग शेयर करें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।